हम बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, जिसमें हम जो है वर्क स्पेशलाइजेशन और जो है डिपार्टमेंटलाइजेशन पढ़ चुके हैं, और अब आगे बात आ रही है चेन ऑफ कमांड की। व्हाट द चेन ऑफ कमांड इसकी लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, एक्सटेंडेड होती है, जो कि अपर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लोअर लेवल तक जाती है, और ये क्लियरिफाई करती है कि किसको रिपोर्ट करना है किसने। लेट्स स्टार्ट एग्जांपल विद अस, कि हम अपनी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आखिर हम भी एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो लाइक यू पीपल रिपोर्ट मी, आई रिपोर्ट माई HOD एंड माई HOD रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल। तो ये एक चेन ऑफ कमांड है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो हैं, जो लेबरर्स होते हैं डेली वेजेस वाले, वो अपने लाइन स्टाफ मैनेजर को अपनी रिपोर्ट देते हैं, वो फिर अपने डिपार्टमेंट को देते हैं, फिर डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट हेड्स को देते हैं, एंड सो ऑन गोज टू द टॉप लेवल तक। तो चेन ऑफ कमांड के अंदर कुछ इस तरह से सीन होता है। देन वी हैव अथॉरिटी। अथॉरिटी जो है वो इस तरह के राइट्स होते हैं जो कि इनहेरिटेंट होते हैं, यानी कि जो भी मैनेजरियल पोजीशन के ऊपर आके बैठेगा, जो इंसान भी मैनेजर की पोजीशन पे अपॉइंट होगा, उसको वो राइट्स इनहेरिटेडली मिलेंगे कि उसे बताना है लोगों को कि उसने क्या एक्सपेक्ट कर है लोगों से, और लोगों को क्या काम किस हिसाब से करना है। देन वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ऑब्लिगेशन और एक्सपेक्टेशंस टू परफॉर्म, कि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बीइंग अ मैनेजर और बीइंग अ एम्प्लॉय, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कि लेट्स सपोज अगर आप लोन इशू कर रहे हैं, तो आपका टारगेट है कि आपने कोई 10 मिलियन के लोन्स जो हैं वो इशू करने हैं। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो इन रिटर्न आपको जो है वो पे कमीशन उस पर मिलती है। यूनिटी ऑफ कमांड, द कॉन्सेप्ट दैट अ पर्सन शुड हैव वन बॉस एंड शुड रिपोर्ट ओनली दैट पर्सन। यूनिटी ऑफ कमांड, अगर आप ये समझें कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर से ज़्यादा 2 मैनेजर्स अगर आप अपॉइंट कर देते हैं, तो वो क्लैशेस हो जाएंगे। तो क्लैशेस इस तरह से हो जाएंगे कि एम्प्लॉयज़ कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो किसको रिपोर्ट करें, कौन सा जो है वो बॉस बेहतर है। तो इसलिए वहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने एक ही मैनेजर को, एक ही बॉस को रिपोर्ट करनी है, आपने किसी दूसरे इंसान को रिपोर्ट नहीं करनी है उसके अलावा। देन वी हैव स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर कितने लोगों को सुपरवाइज कर सकता है, उसके अंदर कितने लोग काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक मैनेजर जो है वो 50 लोगों के ऊपर अपॉइंट कर दिया गया है और वो 50 लोग उसको जब रिपोर्ट करने हैं तो वो सर पकड़ के बैठ जाए कि उसे हैंडल ही ना हो, वो उनको एफिशिएंटली उनसे काम ही ना करवा पाए। तो इसीलिए स्पैन ऑफ कंट्रोल होना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कितने एम्प्लॉयज़ से एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम करवा सकता है और अच्छी रिपोर्ट दे सकता है आगे। नाउ वी डिस्कस फर्दर स्पैन ऑफ कंट्रोल। हमारे पास 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दोनों के पास जो है अगर आप देखें तो 4096 एम्प्लॉयज़ हैं और दूसरी के पास भी 4096 एम्प्लॉयज़ हैं। एक का स्पैन ऑफ 4 है और एक का स्पैन ऑफ 8 है। अब हम पहले की बात करते हैं कि एज्यूमिंग इसका स्पैन ऑफ 4 क्या है। यानी कि आप देखें टॉप लेवल के ऊपर सबसे पहले जो है वो एक इंसान को हायर किया गया हुआ है और उसके अंडर 4 लोग काम कर रहे हैं। स्पैन ऑफ 4 का मतलब यह है कि हर इंसान के अंडर सुपरविजन में 4 लोग हैं। अब वो 4 लोग आगे, हर एक को जब 4 लोग रखेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन होगी, 16 होगी, एंड देन अगेन 16 के पास जो है हर से एक मेंबर के पास 4 लोग हैं, तो ये मल्टीप्लाई हुआ 64 बन गया, एंड सो ऑन 4096 हो गया। इसी तरह से जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक मैनेजर सुपरवाइज कर रहा है 8 लोगों को, देन 8 लोग जो हैं वो फिर 8 लोगों को सुपरवाइज कर रहे हैं, एंड सो ऑन 4096। आप देखेंगे जब स्पैन ऑफ कंट्रोल इस तरह से कम होगा, कम लोग आपने अपने अंडर रखे होंगे, तो इट विल बी एक्सपेंसिव, आपको ज़्यादा लोगों को सैलरी पे करनी पड़ेगी और ये जो है फिर यहाँ पे कम सैलरी पे करनी पड़ेगी। तो अगर हम दोनों की एवरेज देखें 1 to 6 तक, तो यहाँ पे इनके पास 1365 जो हैं वो एम्प्लॉयज़ मैनेजर्स बन जाते हैं और यहाँ पे 585 मैनेजर बन जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये इसके लिए जो है वो लीस्ट एक्सपेंसिव होगा, ये कम सैलरी पे करेंगे रादर देन दिस ये बहुत ज़्यादा सैलरी पे करेंगे। While continuing with the organizational structure, let's talk about centralization. The degree to which decision making is concentrated at upper levels in the organization. Simple लफ्ज़ों में कि किस हद तक जो है डिसीजंस सेंट्रल बॉडी कर रही है, आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट कर रही है। जहाँ पे फैसले जो हैं वो हाई लेवल अथॉरिटीज़ करेंगे, वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन होगी, वहीं पे डिसीजन होंगे और वो फिर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, ट्रांसलेट कर दिए जाएंगे अपने लॉयर एम्प्लॉयज़ को, उनको ऑर्डर्स दे दिए जाएंगे कि आपने फर्दर क्या करना है।
जबकि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो इस तरह के डिसीजंस होते हैं जो डाउनवर्ड पुश किए जाते हैं, यानी कि सेंट्रलाइजेशन का आप ऑपोजिट कह लें आप, कि सेंट्रलाइजेशन में हायर अथॉरिटी डिसीजन करती है, तो यहाँ पे लोअर लेवल मैनेजर्स डिसीजन करते हैं जिनका डेली बेसिस के ऊपर जो है वो ताल्लुक पड़ रहा होता है एक्शंस के साथ, किसी प्रॉब्लम्स के साथ वो एग्जिस्ट कर रही हैं, तो उनको अथॉरिटी दे दी जाती है कि वो डिसीजन करें उन्हें क्या करना है। देन वी हैव एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के इंक्रीज करते हैं आप डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ की, आप अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करते हैं कि वो भी अगर उनको अपने ड्यूरिंग द टास्क कोई भी ऐसा जो है वो डिसीजन लेना पड़ता है तो वो इनकरेज किया जाता है कि वो ले सकता है। वो ऐसा नहीं है कि अगर उसका मैनेजर एब्सेंट है और ही इज़ बाउंड कि वो जब आए और फिर कुछ डिसीजन हो और मीन वाइल उसको बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाए। तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट यही होती है कि आप अपने एम्प्लॉय को इनकरेज करते हैं कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम फेस आ रही है या उसको सडनली क्विकली कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है अपने टास्क से रिलेटेड, तो वो ले सकता है। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, आप कुछ इस तरह के फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी सेंट्रलाइजेशन को। तो देखते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सेंट्रलाइजेशन को जो है वो इफेक्ट भी कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कि एनवायरनमेंट आपका स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आपकी हायर अथॉरिटी की लोग बात सुनते हों। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर सेंट्रलाइजेशन का एग्जिस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद आपके लोअर मैनेजर्स जो है मे भी इतने कैपेबल ना हो, इतने एक्सपीरियंस ना हो, तब आपकी सेंट्रलाइजेशन बड़ी स्ट्रांग हो जाती है कि आपके फैसले फिर अपर लेवल पे होते हैं। और लोअर लेवल मैनेजर जो हैं वो चाहते ही ना हो डिसीजंस के अंदर इन्वॉल्व होना, और डिसीजंस आपके जो हैं रिलेटिवली माइनर हों, बहुत छोटे छोटे से हों, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फेस कर रही है किसी भी किस्म का कंपनी फेलियर या रिस्क, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो आपको सेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी स्ट्रैटेजीज़ को किसी भी कंपनी को, ताकि अपने स्टाफ को वो जो भी है वो उसके ऊपर ओवरकम किया जा सके और उन्हें गाइड किया जा सके। नाउ फर्दर इज मोर डिसेंट्रलाइजेशन। जब हम ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने मैनेजर्स को ज़्यादा ऑथराइज कर देंगे कि वो डिसीजन कर सकें, तो उसका रिजल्ट क्या होता है जी, इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स होता जाता है, बेयकीनी की सूरत हाल पैदा होती चली जाती है। आपको पता ही नहीं है कि आपका मैनेजर क्या डिसीजन कर सकता है। आपके लोअर लेवल मैनेजर्स में भी एक्सपीरियंस ही ना कर सके, उनको वो डिसीजन में उनमें कैपेबिलिटी ही ना हो, या वांट अ वॉइस इन डिसीजंस के, वो चाहते हो कि भी उनकी आवाज़ भी सुनी जाए डिसीजंस के अंदर, और डिसीजंस जो हैं वो इनसिग्निफिकेंट भी हो सकते हैं, कुछ इस तरह के हो सकते हैं जो उनके लेवल के लिए अच्छे हों लेकिन अल्टीमेटली आपकी कंपनी के लिए अच्छे ना हो। तो कॉर्पोरेट कल्चर जो है वो अलाउ करता है मैनेजर्स को कि वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें, वो कह सकें कि उनके साथ क्या हुआ है। तो कंपनी जो है वो जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड हो, बहुत ज़्यादा फैली हुई हो, तो फिर आपको डिसेंट्रलाइजेशन करनी पड़ती है। लाइक कोक है, अगर कोक मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, तो अब वो ऐसा तो नहीं होगा कि एक फ़ैसला देखें, अगर वो एक मुस्लिम किसी और कंट्री के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, फिर यूरोप में कर रही है, तो अगर लेट सपोज रिलीजन का फ़र्क आ जाता है तो उनकी कंपोजिशन में भी थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, फिर उनके डिसीजंस उनके लिए कुछ और होंगे, पाकिस्तान के लिए कुछ और होंगे। तो दीज आर द थिंग्स विच मेक डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग। कंपनी जो है वो जोग्राफिकली डिस्पर्स हो, हम इसकी बात कर चुके हैं। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए कंपनी की स्ट्रेटजीज़ की, जो कि डिपेंड कर रही होती है टोटली आपके मैनेजर्स पे, कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के पे, कि वो कितने स्ट्रांगली डिसीजन ले सकते हैं। देन वी हैव फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन होती है कि हाउ स्टैंडर्डाइज एन ऑर्गेनाइजेशंस जॉब्स आर एंड द एक्सटेंट टू विच द एम्प्लॉयज बिहेवियर इज गाइडेड बाय रूल्स एंड प्रोसीजर्स। लाइक यू आर अ स्टूडेंट, तो आपके पास कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं कि आपने कॉलेज आना है, यूनिफॉर्म में आना है, आपने क्या ड्रेस कोड फॉलो करना है। दीज आर सो मैनी थिंग्स कि जो आपने फॉलो करने होते हैं। इसी तरह से जब कोई एम्प्लॉय एसोसिएट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, तो उनके फॉर्मल रूल्स होते हैं, लाइक ड्रेस कोड हो सकता है, मे बी दे हैव टू वेयर द पैंट कोट और मे बी ड्रेस पैंट शर्ट, ठीक है। तो फॉर्मलाइजेशन इट्स ऑल अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस के किस रूल को उन्होंने फॉलो करना है। अगर सुबह 9 से 5 बजे तक काम है तो उन्होंने 9 to 5 वर्किंग टाइमिंग है, आने की टाइम नहीं है, दे हैव टू बी कम अर्ली बिफोर 9। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। तो मैकेनिस्टिक की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन है किस तरह का होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है और टाइटली कंट्रोल होता है, यानी कि इसमें एम्प्लॉयज़ की अपनी मर्ज़ी नहीं चलती, आपके जो हैं डिपेंड कर रहे होते हैं, आप अपने डिपार्टमेंटलाइजेशन में, आप अपने जो आपके हायर अथॉरिटीज़ हैं, आप उनके डिसीजंस के ऊपर चल रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिजिड सिस्टम होता है। देन वी हैव ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन। ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि हाईली अडेप्टिव होती है, फ्लेक्सिबल होती है,
कि जो कि नए माहौल से, नए लोगों से या आने वाले नए चीज़ों से अफेक्ट हो सकती है और उसको चेंज को अडॉप्ट कर लेती है। लाइक अगर हम हमेशा यही बात करते हैं कोविड बिकॉज इट टोटली चेंज आवर लाइफ्स, कि इसने लोगों की ज़िंदगियां बदल दी हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कि जो कंपनीज सरवाइव कर सकी, जिनमें अडेप्टेबिलिटी थी, उन्होंने कोविड के साथ सरवाइव किया। जो नहीं चेंज हो सकी, जिनमें जो मैकेनिस्टिक टाइप की थी, वो सरवाइव नहीं कर सकी। अल्टीमेटली क्या हुआ कि एम्प्लॉयज़ तो जॉब से गए, लेकिन जो आपके ऑनर्स हैं दे हैव टू सफ़र अ ह्यूज लॉस। अब हम कंपैरेटिवली बात कर लेते हैं मैकेनिस्टिक वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनिक के। अगर हम मैकेनिस्टिक की बात करते हैं तो मैकेनिस्टिक के अंदर हाईली स्पेशलाइजेशन होती है, कि वो लोग ही स्पेशलाइज रखते हैं जिनका काम होता है कि यस वॉस करना, जो अपने हायर अथॉरिटीज़ के ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं और अपना टास्क करते हैं। जबकि ऑर्गेनिक के अंदर क्रॉस फंक्शनल टीम्स होती हैं जो कि रिसर्च करती हैं खुद से भी, जो कि एवेल्युएट करती हैं और आगे फर्दर करती हैं। यहाँ पे रिजिड डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है। आप अपने डिपार्टमेंट से बाहर कोई काम नहीं कर सकते, आपको जितना काम दिया जाता है आप उतना ही काम कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे क्रॉस हायरार्किकल टीम बनी होती हैं, आप एक दूसरे से अपने डिसीजंस शेयर कर सकते हैं, आने वाले ड्रॉबैक्स को शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फर्दर डिसीजंस इंप्रूव हो सकें। मैकेनिस्टिक में क्लियर चेन ऑफ कमांड होती है, जबकि यहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है कि जिसको चाहे आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। यू आर नॉट बाउंड कि आपने अपने मैनेजर को ही जाके बताना है। अगर आप टीम वर्क में काम कर रहे हैं, अगर मैनेजर एब्सेंट है, यू मे टेल समवन एल्स। तो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, यहाँ पे बहुत कम लोग कंट्रोल में होते हैं, जबकि यहाँ पे वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तादाद में। मैकेनिस्टिक के अंदर सेंट्रलाइजेशन होती है, हायर अथॉरिटीज़ आपके डिसीजन कर रही होती हैं, जबकि ऑर्गेनिक के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन होती है कि जिस मैनेजर को जो इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है वो अपने हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं। जबकि यहाँ पे हाईली फॉर्मलाइजेशन होती है कि आप रिजिडनेस है तो आपने ड्रेस कोड भी फॉलो करना है, आपने कंपनी के रूल भी फॉलो करने हैं, उससे आगे पीछे नहीं जाना, जितनी लीव अलाउ है आपने उतनी करनी है। जबकि ऑर्गेनिक के अंदर लो फॉर्मलाइजेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे काम को, आउटपुट को इंपॉर्टेंट दी जा रही होती है रादर ऑन द फॉर्मलाइजेशन। तो ये मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक का डिफरेंस है। देन वी हैव कॉन्टिजेंसी फैक्टर्स। कुछ इस तरह के पोटेंशियल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि आपकी स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है जी ओवरऑल स्ट्रैटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी जो है वो किस तरह की स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन की, कि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह के हो सकते हैं कि साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फर्म्स चेंज फ्रॉम ऑर्गेनिक टू मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन एज दे ग्रो इन साइज। वो कहते हैं कि फर्म क्या करती हैं कि जब वो छोटी छोटी सी फर्म्स होती हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग होती हैं, तो वो क्या होती हैं, ऑर्गेनिक फर्म होती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करना शुरू करती हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ता जाता है, उनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ना जाते हैं, तो वो क्या फिर मैकेनिस्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी कि उनके अंदर रिजिडनेस आ जाती है। फिर टेक्नोलॉजी वो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही हैं। फर्म्स अडैप्ट देयर स्ट्रक्चर टू टेक्नोलॉजी दे यूज़। अगर कोई फर्म हाईली, हमने अभी पढ़ा है मैकेनिस्ट के अंदर कि वो हाईली स्पेशलाइज्ड होती हैं, वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही हैं, तो उनके डिसीजंस फिर इन्फ्लुएंस होते हैं। डिग्री ऑफ एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी, के माहौल आउटवर्ड की हद तक इफेक्ट कर सकता है। कि आपका अगर डायनामिक इन्वायरमेंट है तो उसमें ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं नॉर्मली, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो ऑर्गेनिक फार्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, अडेप्टिव होती हैं, वो अपने एनवायरमेंट के मुताबिक मोल्ड हो जाती हैं। जबकि मैकेनिक जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्टेबल एनवायरमेंट चाहिए, यानी कि वो फर्म तभी सर्वाइव करेंगी जब आपके इन्वायरमेंट में, यानी कि आपके माहौल में, आपकी कंट्री के अंदर कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, कोई आर्मी का इशू नहीं है, कोई भी किसी किस्म का ऐसा इशू नहीं है जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में मसला हो, आपकी रुक जाए डिमांड्स। जैसे अभी कोविड आया, आपके इन्वायरमेंट में इतना इफेक्ट हुआ कि हर चीज़ की प्रोडक्शन को फुल स्टॉप लग गया, क्योंकि वो प्रोडक्शन करते किसके लिए, लोगों की बाइंग पावर तकरीबन ख़त्म हो गई, वो किसको सेल करते। तो इसीलिए जो है ऑर्गेनाइजेशंस का ऑर्गेनिक होने का बेनिफिट ये होता है कि वो अडेप्टिव होती हैं, वो अपने एनवायरनमेंट के अडेप्ट कर जाती हैं और सर्वाइव कर जाती हैं। जबकि मैकेनिस्ट के लिए थोड़ा सा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है और उनके लिए कंडीशन यही होती है कि आपका एनवायरनमेंट जो है वो स्टेबल होना चाहिए।